हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि मिस टांग वुटोंग अपनी सारी मेमोरीज खोने के बाद वापस से शेक एकेडमी आ चुकी थी, जहां दूसरी तरफ यूहाओ भी जंग की सारी रिपोर्ट लाकर पोसाइडन पेविलियन के एल्डर्स को बता देता है और वो लोग स्टार लुआ एम्पायर की मदद करना चाहते थे, इसलिए वो अपनी शेक एकेडमी से एक टीम को वहां पर भिजवाने वाले हैं, जिस टीम को यूहाओ लीड करेगा। यूहाओ के दोस्तों के साथ साथ मिस टांग वुटोंग भी इस टीम में शामिल होगी, मगर हम देखते हैं कि जाने से पहले यूहाओ यहाँ पर अपने दोस्तों को लेकर स्पिरिट पगोडा टावर आ गया था ताकि वो कुछ सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए अपने लिए सोल रिंग्स हासिल कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ के दोस्त पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। मिस्टर बीवी, जू सेंशी और मिस जेंगनेन तीनों को एक एक सोल स्पिरिट मिल चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर यूहाओ से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से यूहाओ की डेस्टिनी आई ओपन हो गई थी, जिसके अंदर से एक गोल्डन कलर की रोशनी निकलती हुई सीधा आसमान से जाकर टकरा जाती है, जो देखकर तो यूहाओ के सोल स्पिरिट्स भी हैरान हो गए थे, जिसकी वजह से यूहाओ के सोल सी के अंदर एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पर मिस बिंग बिंग तो समझ जाती है कि ये तो डिवाइन रेल्म की कॉल है, यानी कि डिवाइन रेल्म के अंदर मौजूद किसी गॉड की नजर यूहाओ पर पड़ चुकी है और वो शायद यूहाओ को अपने ट्रायल्स के लिए सेलेक्ट करना चाहता है। टियान मिंग तो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तभी अचानक हमें इन लोगों के सामने यहाँ पर डिवाइन रेल्म का एक बड़ा सा पोर्टल भी ओपन होता हुआ दिखाई दिया, जिसके दूसरी तरफ हम लोग एक गॉड को देख पा रहे थे, जो डिवाइन गॉड दिखने में तो काफी जरा कूल दिखाई दे रहा था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि डाइटियान बीच में इंटरफियर करने लगा। वो फोर्सफुली इस डिवाइन रेल्म के कॉल को कट आउट कर देता है, ये इसी वजह से क्योंकि यूहाओ ने डाइटियान का ड्रैगन स्केल जो पहना हुआ है, इसी वजह से यूहाओ डिवाइन कॉल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तब तक तो नहीं जब तक वो डाइटियान से ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाता। मगर यहाँ पर इस डिवाइन रेल्म के कॉल को अचानक से गायब होता हुआ देखकर यहाँ टियान मिंग तो सरप्राइज होकर कहता है कि आखिर ये क्या हो गया, ये इतनी जल्दी रुक कैसे गया, जिस पर मिस बिंग बिंग जवाब देते हुए कहती है कि शायद किसी ने फोर्सफुली इस कॉल को कट आउट कर दिया है, यकीनन ये डाइटियान के उस रिवर्स ड्रैगन स्केल की वजह से ही हुआ होगा। दूसरी तरफ हम डाइटियान को भी देखते हैं, जो कि हैरानगी के साथ कह रहा था कि ये वक्त इतना जल्दी आ जाएगा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मगर चलो अच्छी बात है, चूंकि तुम्हारे पास वो रिवर्स ड्रैगन स्केल है तो उसकी वजह से एम्परर बीस्ट का ऑरा तुम्हारी बॉडी पर मौजूद होगा और इस जिंदगी में तो तुम कभी भी डिवाइन रेल्म नहीं जा पाओगे, बल्कि तुम्हें ये जिंदगी स्टारडो फॉरेस्ट में ही गुजारनी होगी। असल में कहा जाता है कि डाइटियान इस वक्त डिवाइन गॉड लेवल्स तक पहुंच चुका है, लेकिन वो कभी भी डिवाइन रेल्म नहीं जा पाएगा और उसका एम्परर बीस्ट ऑरा जिसकी बॉडी पर हो वो भी कभी डिवाइन रेल्म में नहीं इंटर कर सकता। इसी बात की वजह से यूहाओ के सोल स्पिरिट्स तो उसके लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन यूहाओ उनके पास आते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अगर एक बार मैं डिवाइन रेल्म की पुकार को ट्रिगर कर सकता हूँ तो मैं उसे दूसरी बार भी जरूर ट्रिगर कर पाऊंगा, और अगर दूसरी बार भी कामयाब ना रहा तो मैं तीसरी बार के लिए कोशिश करूंगा। मगर टियान मिंग परेशान होते हुए यूहाओ से कहता है कि ऐसे मौके हजारों साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं, मगर यूहाओ जरा अफसोस नहीं दिखा रहा था, बस वो सिर्फ मोटिवेट होते हुए कहता है फिर तो मुझे डाइटियान को हराना होगा। दूर से बाईजी ने भी ये सब होता हुआ देख लिया था और उसे भी यूहाओ के लिए काफी जरा बुरा महसूस होता है, क्योंकि यूहाओ ने डिवाइन रेल्म जाने का मौका खो दिया, इसलिए वो उदास होते हुए कह रही थी कि डाइटियान आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो यूहाओ के साथ ज्यादती है। दूसरी तरफ यूहाओ भी कह रहा था कि एक न एक दिन डाइटियान मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा, तुम मुझे एक डिवाइन गॉड बनने से नहीं रोक सकते, तुम क्या पूरा की पूरा डिवाइन रेल्म भी अगर मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मुझे एक डिवाइन गॉड बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर यूहाओ का ये जज्बा देखकर तुम इस बिंग बिंग भी मोटिवेट होकर यूहाओ से कहती है कि यूहाओ जब तक तुम लड़ने के लिए तैयार हो हम भी हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूहाओ के सोल सी से बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी भी यूहाओ के लिए परेशान हो रहा था और वो यूहाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि यूहाओ वो थोड़ी देर पहले आखिर ये सब क्या था। इस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, वो असल में डाइटियान की ही शैडो थी, चूंकि मेरा ऑरा बदल चुका था तो डाइटियान मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुका, इसमें घबराने की कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर ये सब कहते हुए यूहाओ साथ ही साथ अपने मन में कह रहा था कि बड़े भाई मुझे माफ कर देना, अभी के लिए मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता वरना तुम लोग बिला वजह ही मेरे लिए परेशान होगे। दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग चूंकि खुद ही डिवाइन रेल्म से आई हुई थी, इसलिए उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो यहाँ पर यूहाओ की सारी बातें सुनते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है कि ये बात तो क्लियर है कि वो डिवाइन रेल्म का ऑरा था, इस लड़के ने अभी अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और फिर भी ये इतना सारा काम कैसे दिखाई दे रहा है। मिस टांग वुटोंग अपने मन में ये सब सोच रही थी। दूसरी तरफ यूहाओ यहाँ पर जू सेंशी से कहता है कि ब्रदर जू सेंशी, मेरे लाइफ गार्डियन ब्लेड के अंदर तुम्हारे गोल्डन टोटाइस का वो लाइफ क्रिस्टल अभी भी मौजूद है, क्या मैं वो तुम्हें वापस कर दूं? जिस पर तो जू सेंशी यूहाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब वो तुम्हारा हुआ और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे अच्छे से इस्तेमाल करो, जिस पर यूहाओ भी मुस्कुराने लगा। वो यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि चलो ठीक है, पहले हम लोग टांगसेट जाकर तैयारियां मुकम्मल करते हैं, उसके बाद वैसे भी हम लोगों को स्टार लुआ एम्पायर के मिंगडू माउंटेन रेंज की तरफ रवाना होना होगा।
जो सुनते हुए ये सब लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हुए यहाँ पर टांग सेट में आकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद ये लोग टांग सेट से बाहर की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर मिस्टर बीबी यूहो से कह रहा था कि यूहो, मुझे टांग सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे की तरफ रुकना होगा, तुम्हारे साथ मिस नैनक्यू, ब्रदर फेंगजुई चैन और मिस गुई साथ जाएगी, रास्ते में उम्मीद है कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर जू सेंची पीछे की तरफ से आते हुए कहता है कि मिस्टर बेबी, आखिर तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं भी तो यूहो के साथ जा रहा हूँ ना, और मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कुछ नहीं होगा। जिस पर यूहो भी जवाब देते हुए कहता है कि जू सेंची ने बिल्कुल सही कहा, हम अपना ख्याल रख लेंगे, लेकिन तुम लोग चूंकि सनसेट फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हो तो वहाँ की खबर मुझे देते रहना, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। जिस पर मिस्टर बेबी हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से स्टारलुआ एम्पायर की तरफ रवाना होने लगे। रास्ते में चलते हुए यहाँ पर मिस टांगोटोंग धीरे से यूहो के पास आते हुए कहती है कि आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे थे, मैं जानती हूँ कि डाइटियान ने तुम्हारे डिवाइन रेल्म के काल को डिस्टर्ब किया है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। इस पर यूहो से शुश करते हुए चुप कर आकर कहता है कि प्लीज इसके बारे में बाकियों को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त मेरे लिए परेशान हो जाए। मगर साथ ही यूहो हैरानगी के साथ सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ, लगता है कि तुम्हें डिवाइन रेल्म के बारे में काफी कुछ मालूम है। जिस पर मिस टांगुटुंग भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मुझे डिवाइन रेल्म के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम ही है, और उसे डिवाइन रेल्म का कॉल कहा जाता है, जहाँ पर एक लेजेंडरी डिवाइन गॉड अपनी डिवाइन गॉड की पोजीशन को पास आउट करने के लिए तुम्हें चूज करना चाहता था, मगर वो मौका तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया। यहाँ पर मिस टांगुटुंग के चेहरे पर इस तरह की उदासी देखकर यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे लिए फिक्र हो रही है। ये सुनकर तो मिस टांगुटुंग बात को छुपाने के लिए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इसके बाद ये लोग दिन रात इसी तरह से स्टारलुआ एम्पायर की तरफ अपना सफर जारी रखते रहे, जहाँ रास्ते में यूहो मिस टांगुटुंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि डोंगर, बेशक तुम मुझे बुला चुकी हो, लेकिन तुमने अभी भी मेरी फिक्र करना नहीं छोड़ा। बेशक डिवाइन गॉड तो मैं बनकर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने टियानमिंग से वादा किया था और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन मेरे लिए डिवाइन गॉड बनना ही सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर तुम मेरे दिल में झांक कर देख सकती होती तो तुम्हें मालूम होता कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान तुम हो। दूसरी तरफ मिस टांगुटुंग भी अपने मन में यूहो के बारे में ही सोच रही थी, जहाँ वो अपने मन में कहती है कि ये लड़का काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके दिल में कई राज है और कई सारे राज तो इसके मुझसे भी जुड़े हुए हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसके बारे में ही क्यों सोच रही हूँ। मुझे तो इस लड़के के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, आखिर मैं इसकी लगती ही क्या हूँ। मेरे लिए तो बस सिर्फ ये एक पराया मिस्टीरियस इंसान है, वो मिस्टीरियस पराया इंसान जिसके पास बेइंतहा ताकत है। इसी तरह चलते हुए ये लोग शाम तक सफर करते हैं। इसके बाद रात गुजारने के लिए ये लोग जंगल में एक जगह टेंट लगाकर रुक गए थे। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखने को मिला, जहाँ सुबह की रोशनी के साथ मिस टांगुटुंग भी नींद से जागकर अपने टेंट से निकलकर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जागने के बाद जू सेंची भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये लोग एक लेक के किनारे अपने टेंट लगाकर बैठे हुए थे और वो खुश होते हुए कह रहा था कि आज बहुत दिनों बाद हमें यूहो के हाथों से पकी हुई ग्रिल फिश खाने को मिलेगी, क्योंकि दूसरी तरफ यूहो यहाँ पॉन्ड के किनारे कुछ फिश को पकड़ने की तैयारियां कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो सबसे पहले अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पानी के नीचे मौजूद फिशेस को महसूस कर लेता है, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के बाद यूहो ने फिर से अपनी एक्सट्रीम आइस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ फोर्सफुली उन फिशेस को हवा में उड़ा दिया था। जिन फिशेस के हवा में उड़ते यूहो फिर से कुछ स्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन फिश के सीख बना देता है, जिन्हें यूहो आग का इस्तेमाल करते हुए ग्रिल करना शुरू कर चुका है। यहाँ पर यूहो की ये स्किल देखकर तो सब लोग ही काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे, इवन की यूहो की इस कुकिंग टेक्निक्स को देखकर तो मिस टांगुटुंग भी दंग रह गई थी। मिस जैंगनेन मिस टांगुटुंग के पास आते हुए कहती है कि यूहो ग्रिल फिश बनाने का मास्टर है, उसकी ये रेसिपी कमाल की है। पहली बार उससे मेरी मुलाकात भी बिल्कुल ऐसी हुई थी, मैं उसकी ग्रिल फिश की खुशबू को सूंघकर उसके पास आई थी। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर बेसब्री से ग्रिल फिश तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक जू सेंची वहाँ पर मौजूद फेंगजुई चैन से कहता है कि इन ग्रिल फिश को तैयार होने में थोड़ा सा समय लगेगा, यहाँ पर बैठकर इंतजार करने से भला तो यह है कि हम लोग साइड पर जाकर थोड़ी सी फाइट प्रैक्टिस कर ले। बताओ फेंगजुई चैन, क्या तुम दो हाथ करना चाहोगे? जो सुनकर तो फेंगजुई चैन हैरान हो गया था। यहाँ पर जू सेंची उसे इशारा करते हुए यही कह रहा था कि हमें टांगुटुंग और यूहो को अकेले छोड़ना है, ताकि उन दोनों के दरमियान थोड़ा सा रोमांटिक सीन क्रिएट हो सके। बाकी के सब लोग भी जू सेंची के इन इशारों को समझ गए थे, इसलिए हम देखते हैं कि फेंगजुई चैन तो जू सेंची के फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे यहाँ से ले गया, जबकि मिस नैनक्यू और मिस गुई भी यहाँ पर उन दोनों की फाइट को देखने के बहाने से वहाँ से चली गई। जो देखकर मिस यांगनेन भी मिस टांगुटुंग के हाथ में नमक पकड़ाते हुए कहती है कि तुम यूहो की मदद करो, तब तक मैं इन बेवकूफों पर नजर रखती हूँ कि ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। ये कहते हुए मिस यांगनेन भी उनके पीछे वहाँ से चली गई। पीछे की तरफ अब सिर्फ मिस टांगुटुंग और यूहो ही बचे थे, जहाँ मिस टांगुटुंग यूहो के साथ अकेले बैठकर थोड़ा सा शर्मा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। यूहो भी मिस टांगुटुंग की आंखों में देखकर उसे एक स्माइल पास करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जू सेंची पर आ गया था।
जो कि फेंग जुई चैन को शाबाशी देते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे इशारों को काफी अच्छे से समझ लिया। हमें उन दोनों लव बर्ड को अकेले छोड़ना था और हमने अपना काम पूरा कर दिया। मगर हमें देखने को मिलता है कि फेंग जुई चैन तो जू सेंशी के इशारों को नहीं समझा, बल्कि वो तो अपनी डुअल स्पिरिट सोर्ड बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि बातें करने में टाइम जाया मत करो, चलो फाइट को शुरू करते हैं। जो देखकर तो जू सेंशी घबराते हुए कहता है कि अब ये क्या मजाक है, मैं तो बस सिर्फ तुम्हें एक बहाना दे रहा था। लेकिन फेंग जुई चैन कहाँ रुकने वाला था, वो तो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। इसलिए जू सेंशी भी हार मानते हुए कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो लड़कर देख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट करना चाहता था। और ये कहते ही जू सेंशी ने फौरन से अपनी सोल रिंग्स और साथ ही साथ गोल्डन टोटाइस को बाहर की तरफ समन कर लिया, जिस हेवनली गोल्डन टोटाइस की वजह से जू सेंशी की जुआनवू शील्ड तो अपग्रेड हो गई थी। मगर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि गोल्डन टोटाइस भी बिल्कुल जू सेंशी की तरह चालाक और तेज था। वो जू सेंशी से कहता है कि अगर तुम्हें हमला करना है तो जाकर खुद करो ना, वैसे भी मुझे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। तभी अचानक हम देखते हैं कि फेंग जुई चैन ने तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी डुअल सोर्ड के साथ जू सेंशी पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिन अटैक्स को जू सेंशी अपनी जुआनवू शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। इन दोनों के टकराव की वजह से वहां चारों तरफ काफी सारी एनर्जी फैल रही थी। साथ ही सर हमें देखने को मिलता है कि जू सेंशी ब्रदर फेंग जुई चैन के सारे सोर्ड अटैक या तो ब्लॉक या फिर डॉज कर रहा था। इसलिए गोल्डन टोटाइस जू सेंशी से कहता है कि क्या तुम सारे के सारे अटैक डॉज और ब्लॉक ही करोगे, तुम आखिर काउंटर अटैक क्यों नहीं करते। ये सब वो जू सेंशी के पीछे छुप कर कह रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जू सेंशी ने अपने रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद के गोल्डन टोटाइस को अपनी शील्ड के साथ रिप्लेस करवा दिया, जिसकी वजह से फेंग जुई चैन का अटैक वो ब्लॉक कर देता है। और चूंकि जू सेंशी की शील्ड इसो खाली थी, इसलिए वो फौरन से जुआनवू शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ फेंग जुई चैन पर हमला कर चुका, जिस ब्लॉक की वजह से गोल्डन टोटाइस का सर तो चकरा गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग जुई चैन भी यहाँ पर उस अटैक से बचने के लिए फौरन से अपनी डुअल स्पिरिट सोर्ड को 2 में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पर उसने इनहाइलेशन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जू सेंशी जो कि डिफेंस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो भी फौरन से अपनी जुआनवू शील्ड को कई सारे शील्ड में स्प्लिट कर लेता है, जिन सारी शील्ड को वो तीसरी के साथ अपने आसपास घुमाते हुए जुआनवू शील्ड अरे क्रिएट कर लेता है। यहाँ पर इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि जू सेंशी बच गया था। इन दोनों के दरमियान इसी तरह से फाइट लगातार काफी देर तक चलती रही, जिस फाइट में फेंग जुई चैन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। वो एक तलवार से डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल कर रहा था और दूसरी तलवार से लाइट की पावर का इस्तेमाल कर रहा था। इन दोनों पावर्स को एक साथ इस्तेमाल करते हुए फेंग जुई चैन ने तीसरी से जू सेंशी पर हमला करते हुए उसकी शील्ड उसके हाथ से गिरा दी थी। साथ ही साथ वो अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर हमला करने ही वाला था, जो देखकर तो जू सेंशी को भी सीरियस होना पड़ा। वो फौरन से अपने पावर ऑफ जुआनवू को एक्टिवेट करते हुए यहाँ फेंग जुई चैन को खुद से दूर धकेल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीछे की तरफ बढ़ते हुए फेंग जुई चैन ने भी फौरन से अपने सोल इनहाइलेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जहां पर हम देखते हैं कि कई सारी सोल्स यहाँ पर जू सेंशी को चारों तरफ से घेर चुकी थी, ताकि वो उस पर झपट्टा मार के उसे जकड़ सके। मगर जू सेंशी चालाक था, वो फौरन से अपने जुआनवू रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को रिप्लेस करके वहां से दूर चला जाता है। मगर यहाँ पर इन दोनों के टकराव की एनर्जी तेजी से मूव करते हुए यूहा और साथ ही साथ टांग वुडोंग की तरफ भी बढ़ती जा रही थी, जिसे सेंस करके टांग वुडोंग ने फौरन से अपने बटरफ्लाई विंग्स एक्टिवेट कर लिए, जबकि यूहा उससे भी ज्यादा तेज था। वो फौरन से रिएक्ट करते हुए अपने एक्सट्रीम आइस का इस्तेमाल करते हुए खुद के और मिस टांग वुडोंग के पीछे एक डिफेंस बैरियर क्रिएट कर लेता है, ताकि वो खुद को और मिस टांग वुडोंग को उस एनर्जी से बचा सके। पीछे की तरफ चूंकि अब जू सेंशी सीरियस हो गया था, वो यहाँ पर फेंग जुई चैन से कहता है कि चलो भाई अब इस जंग को खत्म करते हैं, ताकि डिसाइड किया जा सके कि विनर कौन है। जिस पर फेंग जुई चैन भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं तैयार हूँ। और ये कहती फेंग जुई चैन ने फौरन से अपने 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से तो फेंग जुई चैन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाल व्हाइट हो चुके थे, उसका आर्मर ट्रांसफॉर्म हो चुका था, साथ ही साथ उसकी बॉडी के आसपास कई सारे फ्लाइंग सोर्स आ चुके थे। इस वक्त फेंग जुई चैन बिल्कुल चेंसिन की तरह दिखाई दे रहा था, जहां पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू सेंशी ने भी खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। वो भी अपने 7 सोल स्किल जुआनवू ट्रू बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जू सेंशी की बॉडी के आसपास एक कूल सा आर्मर आ चुका था, जिसके अंदर गोल्डन टोटाइस के 1 लाख साल पुराने सोल रिंग की सारी पावर्स थी। यहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि फेंग जुई चैन ने अपने सोर्ड कंट्रोल स्टार टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जू सेंशी पर हमला कर दिया, जबकि दूसरी तरफ जू सेंशी ने फौरन से अपने गोल्डन टोटाइस के वाटर डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था, जहां पहले इस डोमेन में ब्लैक कलर का वाटर हुआ करता था, मगर गोल्डन टोटाइस की वजह से अब ये वाटर गोल्डन कलर का होता है, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था। वो किसी सुनामी की तरह सीधा आगे की तरफ बढ़ते हुए फेंग जुई चैन के अटैक से जाकर टकरा जाता है, जिस वाटर डोमेन के सामने फेंग जुई चैन का अटैक कुछ भी नहीं था। और हम देखते हैं कि वो वाटर डोमेन काफी आसानी के साथ फेंग जुई चैन पर भारी पड़ते उसे हरा देता है। फेंग जुई चैन ने भी नीचे की तरफ गिरते हुए फौरन से हार एक्सेप्ट कर ली थी, जिस पर जू सेंशी कहता है कि तुम काफी अच्छे हो, शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी पावर्स को तुम पर टेस्ट कर
सकूं। ये सब कहते हुए जू सेंशी तेजी के साथ भागते हुए फौरन से जियांगनेन के गले लग चुका और वो उसे प्यार करते हुए कहता है कि मैं जीत गया, जैसे कि उसे अब अपनी लवर से कुछ शाबाशी चाहिए थी। ये सुनकर जियांगनेन भी जू सेंशी को शाबाशी देते हुए कहती है कि शाबाश, लेकिन अब इतना भी ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं। चलो अब तक यूहाओ ने ग्रिल फिश तैयार कर ली होगी, हम जाकर वो खाते हैं। जो सुनकर ये लोग वापस से मिस टांग वुटोंग और यूहाओ की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग यूहाओ से कह रही थी कि इस ग्रिल्ड फिश की खुशबू तो काफी जरा अच्छी है, जिस पर यूहाओ भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि बस ये ग्रिल्ड फिश ऑलमोस्ट पक चुकी। यहाँ पर तो सब लोग ही काफी जरा भूखे दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन लोगों को यूहाओ की ग्रिल्ड फिश की काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। साथ ही साथ वो लोग सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर ये पहली ग्रिल्ड फिश कौन खाएगा। इस पर मिस टांग वुटोंग उनसे कहती है कि पहले आप लोग खा लो, मेरे पास वैसे भी कुछ ड्राई फ्रूट्स है, मैं वो खा लूंगी। लेकिन मिस जियांगनेन यहाँ पर सब लोगों के सामने एक आइडिया प्रपोज करते हुए कहती है कि क्यों ना हम लोग एक छोटा सा गेम खेले, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा छोटा या फिर छोटी होगी वो पहला ग्रिल फिश खाएगी। जिस बात से तो किसी को भी एतराज नहीं था। सबसे पहले मिस नैनक्यो खुश होते हुए यहाँ पर मिस येगुई से सवाल करते हुए पूछती है कि सिस्टर येगुई आप कितने साल की हो। ये सुनकर सिस्टर येगुई जवाब देते हुए कहती है कि मैं 22 साल की हूँ। इस पर मिस नैनक्यो जवाब देते हुए कहती है कि सिस्टर येगुई आपसे मिस जियांगनेन छोटी है और मिस जियांगनेन से मैं भी छोटी हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी बस सिर्फ 20 साल और 3 महीने है। इसके बाद वो सब लोग सवाल करते हुए मिस टांग वुटोंग से पूछते हैं कि टांग वुटोंग आखिर तुम कितने साल की हो। जो सुनकर खामोश टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि मैं 18 साल की हूँ। ये सुनकर तो मिस नैनक्यो के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उसे लगा था कि वो यहाँ पर सबसे छोटी है, मगर चूंकि मिस टांग वुटोंग सबसे ज्यादा छोटी थी इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहली ग्रिल फिश यहाँ मिस टांग वुटोंग को खाने के लिए दे दी थी, जिसका रिएक्शन देखने के लिए ये सब लोग इकट्ठा होते हुए एक्साइटेड होकर उसे देख रहे थे। यहाँ पर मिस टांग वुटोंग ने जैसे ही पहली बाइट ली वो इसे टेस्ट करती है एक्साइटेड होकर कहती है कि वाओ ये तो काफी डिलीशियस है, जिस पर यूहो भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स ये होगा ही डिलीशियस, क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिट पावर को इससे कनेक्ट करते हुए सब कुछ कंट्रोल कंडीशन में किया। मैंने प्रिसाइसली इसे हीट किया कि ये ज्यादा ग्रिल या फिर कम ग्रिल ना हो। ये ग्रिल फिश अगर परफेक्शन के साथ बनाई जाए तभी टेस्टी लगती है, बिल्कुल एक सोल गाइडेंस को बनाने की तरह। इसे भी बनाने के लिए आपको बहुत ही प्रिसाइज रहना पड़ता है। पीछे की तरफ जू सेंशी यहाँ पर धीरे से मिस जियांगनेन के कान में कहता है कि इस ग्रिल फिश की खुशबू तो पहले से ही ज्यादा अच्छी आ रही है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्यों होगा। इस पर मिस जियांगनेन भी मुस्कुराकर जू सेंशी के कान में मुस्कुराते हुए कहती है मुझे तो लगता है कि ये ग्रिल फिश की खुशबू नहीं बल्कि प्यार की खुशबू है, जो कि यूहो और टांग वुटोंग दोनों महसूस कर रहे हैं। ये सुनकर तो यूहो शर्माते हुए ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि उसने सुना नहीं। साथ ही साथ वो जवाब देते हुए कहता है कि ग्रिल फिश बनाने की ये रेसिपी मुझे मेरी मॉम ने सिखाई थी। उन्होंने मुझे बचपन में ही सिखाया था कि अगर तुम ग्रिल फिश को प्यार से बनाओगे और तुम्हारा प्यार उस ग्रिल फिश में होगा तो हमेशा उसका टेस्ट अच्छा रहेगा, यही इसका असली सीक्रेट है। मिस टांग वुटोंग भी यूहो की सारी बातें सुन रही थी और वो अपने मन में यूहो की तारीफ करते हुए कहती है कि कहना तो पड़ेगा कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ जू सेंशी भी यूहो की टांग खींचते हुए कहता है कि अब क्या सारी ग्रिल फिश तुम मुझसे ही खिलाओगे, हमें भी भूख लगी है और मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए भी तुम बिल्कुल वैसी ही अच्छी ग्रिल फिश बनाओ जैसे कि तुमने टांग वुटोंग के लिए बनाई। यहाँ पर इसी तरह से खाने वाले इन लोगों का हंसी मजाक चलता रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये लोग दोबारा से सफर तय करते करते आखिरकार स्टार लुवो एम्पायर पहुंच चुके थे। जहाँ सिटी वॉल के गेट के पास आती है यूहो ऊंची आवाज में कहता है कि हम लोग श्रेक एकेडमी से आए हैं, हमें श्रेक एकेडमी ने स्टार लुवो एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर भेजा है। जो सुनकर जू सेंशी भी फौरन से एल्डर जुआन का लेटर बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि मेरे पास एल्डर जुआन का व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के लिए लेटर है। क्योंकि यूहो पहले ही हर तरफ मशहूर हो गया इसलिए हम देखते हैं कि वो गार्ड्स फौरन से यूहो को पहचान गए थे। ये तो यूहो है जिसने स्पिरिट पगोडा टावर की बुनियाद रखी है, जल्दी से जाकर मार्शल को इस बारे में रिपोर्ट करो। जो सुनकर वो गार्ड तेजी से भागते हुए बिल्कुल ऐसे करता है। व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया था। यहाँ पर यूहो और अपने श्रेक एकेडमी के दोस्तों को देखकर तो डाई याओ हैन काफी जरा खुश हो जाता है। साथ ही साथ वो अपने फादर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से भी यूहो को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि इनसे मिलिए, ये है यूहो स्पिरिट पगोडा टावर का ओनर। जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि यूहो मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, श्रेक एकेडमी के तुम नंबर 1 जीनियस हो, साथ ही साथ सी गॉड पिविलियन के यंगेस्ट मेंबर्स में से भी तुम एक हो, साथ ही साथ तुमने स्पिरिट पगोडा टावर की भी बुनियाद रखी। यहाँ अपने भाई के बारे में ये सारी बातें सुनकर तो डाई लोली भी पूरी तरीके से शॉक हो गया था। उसे मालूम नहीं था कि उसका भाई इतना बड़ा जीनियस है। डाई याओ हैंग भी थोड़ा सा हैरान था कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो को जानते हैं। इस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि भला मैं यूहो को कैसे भूल सकता हूँ, जब ये जवान था तब भी इससे एक बार मेरी मुलाकात हुई थी। ये सारी बातें सुनकर यूहो भी यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन स्पिरिट पगोडा टावर को मैंने अकेले नहीं बनाया, बल्कि उसे बनाने में श्रेक एकेडमी 3 एम्पायर और साथ ही साथ स्टारडो फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये सुनकर
सुनकर प्रिंसेस जियोजू जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बेशक हम लोगों ने कुछ न कुछ एफर्ट्स तो किए, लेकिन अगर तुम्हारी सोल स्पिरिट पर रिसर्च ना होती तो हम लोग शायद इसमें कभी भी कामयाब ना होते और स्पिरिट पगोडा टावर जैसी कोई चीज ना होती। तुम्हारी रिसर्च की वजह से आज के दिन स्पिरिट पगोडा टावर की बुनियाद रखी गई और वो जगह मौजूद है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद जाकर स्पिरिट पगोडा टावर की विजिट करूं, लेकिन फिलहाल ये जंग है, अगर ये जंग ना होती तो मैं वहां पर जरूर जाती। यहाँ पर जब ये सारी बातें चल रही थी हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी मास्टर जुआन का लेटर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को भी दे देता है, जिसे खोलकर वो पढ़ने लगे। दूसरी तरफ प्रिंसेस जियोजू यहाँ पर यूहा और उसके दोस्तों से कह रही थी कि जैसा कि सिचुएशन के बारे में तुम लोग जानते होगे कि सन मून एम्पायर ने टियानहुन एम्पायर पर हमला बोल दिया है। डुअलिंग एम्पायर वहां पर अपनी रीइंफोर्समेंट भिजवा रहा है, जबकि साथ ही साथ हम लोग भी बार बार सन मून एम्पायर पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनकी आर्मी का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, मगर अफसोस इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाया। यहाँ पर पूरा लेटर पढ़ने के बाद व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहा से कहता है कि तुम लोगों का काम होगा दुश्मनों की इंफॉर्मेशन ला कर देना। ये सुनकर डाई याओहेंग भी आगे की तरफ आकर यहाँ यूहा को बताता है कि इस वक्त हम लोग सन मून एम्पायर से सिर्फ इसी वजह से हार रहे हैं क्योंकि सन मून एम्पायर के पास हाई एल्टीट्यूड सोल गाइडेंस डिवाइसेस है जिनका इस्तेमाल करते हुए हम पर नजर रख सकते हैं, मगर हमें उनकी चालों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहा से कहता है कि मास्टर जुआन ने तुम्हारे सोल डिटेक्शन टेक्निक की काफी तारीफ की है, क्या तुम वो मुझे दिखाना चाहोगे? जो सुनकर तो यूहा फौरन से अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके इन लोगों के साथ शेयर कर देता है। ये देखकर तो वो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे क्योंकि कई मील तक इन लोगों को दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इवन के सबसे जरा हैरान तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक हुआ। वो हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ये बिल्कुल वैसी ही सेम टेक्निक है जैसे कि वो इंसान इस्तेमाल करता था जिस इंसान ने 2 बार मेरी जान बचाई। आखिर ये लड़का है कौन? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा धीरे से सामने की तरफ आते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। मैं जानता हूँ कि मिंगडू माउंटेन के ऊपर सन मून एम्पायर के सोल गाइडेंस टूल्स है जिनकी रेंज कम से कम 5000 मीटर की होगी, लेकिन अगर कोई टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर मुझे उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जा सके तो मैं उसके ऊपर से ग्लाइड करते हुए आप लोगों को मिंगडू माउंटेन रेंज की सारी इंफॉर्मेशन लाकर दे सकता हूँ। ये प्लान स्टारलू एम्पायर के लिए तो काफी ज्यादा बेहतरीन दिखाई दे रहा था और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।